बिजनेस मैटर्स। कमजोर मॉनसून और कृषि अर्थव्यवस्था पर इसका असर। इस साल भारत में मॉनसून कमजोर रहने की आशंका है। सूखे का ये दौर हमारी फसलों के उत्पादन और इससे भी बढ़कर देश की पूरी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए क्या मायने रख सकता है, क्योंकि अब तक के हालात बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। नमस्कार, द हिंदू के बिजनेस मैटर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं भरत। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने पिछले कुछ दिनों में 2 बार चेतावनी जारी की है, और ऐसा सालाना मॉनसून के पहले चरण से भी पहले किया गया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून केरल के तट पर दस्तक दे चुका है। द हिंदू में मेरे सहयोगी जैकब कोशी ने अपने लेख में बताया है कि आईएमडी ने साल 2015 के बाद से ऐसा नहीं किया था। इसका जिक्र मैंने बिजनेस मैटर्स के पिछले एपिसोड में किया था, शायद आपको याद भी होगा। वो साल यानी 2015 एक और सुपर अल्नीनो का साल था। उनका कहना है कि उस साल की जब तुलना होती है तो जो हम परेशान हो जाते हैं। मई के मध्य में भविष्यवाणी की गई थी कि मॉनसून 30 मई को आएगा, लेकिन ये आगे बढ़कर 5 जून को आया, और अप्रैल में जो अनुमान 93% बारिश का था उसे जून में घटाकर 88% कर दिया गया, और 88% बारिश जैसा सूखा 2014 में भी देखा गया था। पिछले 115 सालों के इतिहास में ये चौथी बार था जब लगातार 2 साल, मतलब वर्ष 2014 और 2015 में बारिश की इतनी भारी कमी देखी गई। और ये दोनों साल उस अल्नीनो के साए घटित हुए थे जो धीरे धीरे पैर पसार रहा था। कम बारिश होने से हमारे जलाशयों में पानी का स्तर फिर से बढ़ाने की हमारी क्षमता भी सीमित हो सकती है। रेटिंग एजेंसी आईसीआरए का कहना है कि फिलहाल हमें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जलाशयों में पानी का स्तर दोनों पैमानों पर बेहतर है, यानी पिछले समय के मुकाबले भी और ऐतिहासिक औसत के मुकाबले भी। लेकिन अगर बारिश के मुख्य सीजन में सूखा पड़ता है तो भविष्य के इस्तेमाल के लिए जलाशयों को भरने की हमारी क्षमता पर बुरा असर पड़ेगा। ये एजेंसी इस समस्या की गंभीरता को थोड़ा और विस्तार से समझाती है। इसका कहना है कि सूखे की वजह से जून से सितंबर के दौरान अर्थव्यवस्था में आम तौर पर तेजी या उछाल देखने को मिलता है। वो सुस्त पड़ जाएगा, जो अगली रबी फसलों के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर हम आगे की बात करें, यानी साल के बाकी हिस्से के पूर्वानुमान पर नजर डालें, तो फिलहाल हमारे पास बस इतनी ही जानकारी है। लेकिन इतिहास के रुझानों को देखना हमेशा फायदेमंद रहता है। मिसाल के तौर पर 2015 से 16 में फसल उत्पादन के मामले में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा था, जो कि पहले सुपर अल्नीनो का साल था। दालों और खाद्यान्न का उत्पादन। आइए पहले दालों के उत्पादन को देखते हैं। भारत में लगभग 2.6 करोड़ हेक्टेयर इलाके में खेती होती है, जो खेती करने योग्य दुनिया का सबसे बड़ा एरिया है। इसके बावजूद ऐतिहासिक रूप से यहां दालों का उत्पादन काफी कम रहा है। साल 2015 से 16 में हमारे यहां दालों का घरेलू उत्पादन घटकर लगभग 1.64 करोड़ टन रह गया था, जबकि इसके ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में ये 1.92 करोड़ टन के उच्च स्तर पर था। देश में मौसम के उतार चढ़ाव और कम पैदावार के कारण हमारे देश की आबादी, जो अब गरीबी से बाहर निकल रही है और अपने खाने पीने में बदलाव ला रही है, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर आयात करना पड़ता है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ग्राफ दिखाता है कि हमारा आयात निर्यात के मुकाबले कितना ज्यादा रहा है। कुछ सालों में तो हमें उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा बाहर से मंगाना पड़ता है जितना हम अपने यहाँ उगाते हैं। उस साल यानी 2015 से 16 में कुल खाद्यान्न उत्पादन का क्या हाल रहा? सुपर अल नीनो के असर के कारण ये हमारे लिए जानना जरूरी है। सुपर अल नीनो की वजह से कुल खाद्यान्न उत्पादन घटकर करीब 25.2 करोड़ टन रह गया था। इसके मुकाबले 2 साल पहले यानी 2013 से 14 में 26.5 करोड़ टन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर हासिल हुआ था। अगर हम वित्तीय वर्ष 2013 से 14 से लेकर 2015 से 16 तक चावल के उत्पादन के रुझान को देखें, तो इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था। मेरा मतलब है, चावल की रिकॉर्ड पैदावार 2013 से 14 में देखी गई थी। ये 10.6 करोड़ टन से ज्यादा थी, और फिर अगले साल ये घटकर लगभग 10.4 करोड़ टन के आसपास आ गई, और उसके अगले साल भी ये इसी दायरे में बनी रही, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर चार्ट में साफ दिख रहा है।
हालांकि गेहूं के उत्पादन में बहुत भारी गिरावट देखी गई थी। 2015 के मॉनसून के नाकाम रहने से जमीन के नीचे पानी का स्तर काफी घट गया था और दिसंबर 2015 में सर्दियों के दौरान बेवक्त की गर्मी की वजह से गेहूं का उत्पादन लगभग 9.23 करोड़ टन पर ही सिमट गया। उससे पिछले साल तूफानों ने खड़ी फसलों को बिछा दिया था, जिससे बड़े पैमाने पर फसलें सड़ गई थीं। नतीजा ये हुआ कि गेहूं का उत्पादन अपने पिछले साल के लगभग 9.6 करोड़ टन के शिखर से करीब 70 लाख टन टूटकर सीधे 8.9 करोड़ टन पर आ गिरा था। कृषि क्षेत्र की विकास दर जीवीए पर असर रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के जिस नोट का हमने इस एपिसोड में पहले जिक्र किया था, वो ये भी बताता है कि सिर्फ सुपर अल नीनो वाले साल ही नहीं, बल्कि सामान्य अल नीनो वाले साल भी भारत के कृषि क्षेत्र के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद चार्ट दिखाता है कि वित्तीय वर्ष 2019 और वित्तीय वर्ष 2025 के लिए जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कृषि क्षेत्र की विकास दर काफी सुस्त रही है। वे भारत के कृषि क्षेत्र में मंदी की ग्रोथ दिखाते हैं और हमें 2026 से 27 के लिए भी इससे बेहतर की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इस वित्तीय वर्ष के लिए इकरा का अनुमान तो और भी चिंताजनक लग रहा है, जहां कृषि, फॉरेस्ट्री और मछली पालन को मिलाकर जीवीए ग्रोथ केवल 1.9% के आसपास रहने की बात कही गई है। इसके मुकाबले वित्तीय वर्ष 19 में ये 2.1% और वित्तीय वर्ष 25 में 2.6% थी। क्या आप जानते हैं? और अब हम आ गए हैं अपने क्या आप जानते हैं सेक्शन में, जो हम हर एपिसोड में आपके लिए लेकर आते हैं। क्या आप जानते हैं कि बीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से बोने के लिए साल 1701 में सीड ड्रिल का आविष्कार किया गया था? इससे पहले बीज हाथ से छिड़ककर बोए जाते थे। आविष्कारक का मानना था कि हाथ से फैलाना बर्बादी है, क्योंकि बहुत से बीज जमीन में जड़ ही नहीं पकड़ पाते थे। दुनिया की इस पहली सीड ड्रिल में बीजों को रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा, उसे आगे बढ़ाने के लिए एक सिलेंडर और सही दिशा देने के लिए एक कीप लगी होती थी। इसके आगे लगा एक हल क्यारी या नाली बनाता जाता था और पीछे लगा एक हैरो बीजों को मिट्टी से ढकता जाता था। ये चलते फिरते पुर्जों वाली पहली कृषि मशीन थी। अब इसी जानकारी से जुड़ा इस हफ्ते का क्विज का सवाल। साल 1701 की इस पहली सीड ड्रिल का आविष्कार किसने किया था? इसका जवाब अगले हफ्ते देखिएगा। और इस बीच पिछले हफ्ते के सवाल का जवाब। सवाल था 1950 में जब से मौसम को मापना शुरू किया गया है, तब से दुनिया ने कितने सुपर अल नीनो देखे हैं? इसका जवाब है 3। 1982 से 83, 1997 से 98 और 2015 से 16। इस एपिसोड में हमारे पास आपके लिए बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे।